नमस्कार। जन टीवी के उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। देहरादून में कैंट विधानसभा में बीजेपी कार्यकर्ताओं का सम्मेलन आयोजित। सीएम धामी ने की शिरकत। कार्यकर्ताओं में भरा जोश। उत्तराखंड में निकाय चुनाव का रण। आचार संहिता के दौरान कार्रवाई। 3 सप्ताह में जब्त की गई करीब 12 करोड़ की ड्रग्स और शराब। देहरादून में 9वें आर्म्स फोर्स वेटरन्स डे। राज्यपाल गुरमीत सिंह और मंत्री गणेश जोशी ने की शिरकत। कुर्बानी देने वाले वीर सैनिकों को किया नमन। हरिद्वार में गंगा स्नान के लिए उमड़ी भीड़। मकर संक्रांति पर लाखों श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। सुरक्षा के कड़े इंतजाम। और उत्तराखंड में 16 जनवरी से फिर बदलेगा मौसम। 3000 मीटर ऊंचाई वाले पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी के आसार। मैदानी इलाकों में छाएगा कोहरा। और अब खबरों को जानेंगे विस्तार से। देहरादून में कैंट विधानसभा में बीजेपी कार्यकर्ताओं का सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसमें सीएम धामी ने शिरकत की है। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि डबल इंजन की सरकार ने उत्तराखंड में विकास कार्य किए हैं। नगर निकाय चुनावों में भी कार्यकर्ताओं का जोश दोगुना है। निकाय चुनाव में बीजेपी अपना परचम लहराएगी, ऐसा उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है। घर घर जाकर लोगों को प्रेरित करना है। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने के लिए प्रेरित करना है और एक एक व्यक्ति तक पूरी नियोजन के साथ, पूरी योजना के साथ हमको काम करना होगा, क्योंकि जब केंद्र और राज्य और स्थानीय निकाय में भी भाजपा की ट्रिपल इंजन की सरकार होगी, तो हमारी केंद्र और राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं, नीतियां हैं, उसका लाभ प्रत्येक व्यक्ति तक बहुत आसानी से पहुंचेगा। अन्यथा बीच में अवरोध पैदा हो जाता है। कई बार हम लोग विकास के काम करना चाहते हैं, लेकिन अगर बोर्ड अच्छा नहीं होता है, सभासद अच्छे नहीं होते हैं, उन क्षेत्रों में हम काम करने में हमें बहुत परेशानी आती है। इधर हल्द्वानी में एक बार फिर से कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। दरअसल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सौरभ भट्ट अपने समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल हो गए हैं। आज हल्द्वानी स्थित बीजेपी कार्यालय में उन्होंने सांसद ऊधम सिंह नगर, नैनीताल अजय भट्ट के समक्ष अपने समर्थकों के साथ बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए सौरभ भट्ट ने कहा है कि सपा का समर्थन करने को लेकर कांग्रेस ने अपने इरादे साफ कर दिए हैं। कांग्रेस सिर्फ गठबंधन की सरकार है। उन्होंने कहा कि उसमें कोई विकास नहीं, इसलिए मैं अपने घर पुनः वापस लौट आया हूं। अपनी घर वापसी करी है। उन्होंने कांग्रेस में जाके देख लिया वहां और यहां में क्या अंतर है। यहां पर भ्रातृत्व प्रेम है, परिवार की तरह से हम रहते हैं, डेडिकेशन रहता है राष्ट्र के लिए। आप इंदिरा जी के कारण गए थे, जैसा बताया, इंदिरा जी गई तो आप अकेले पड़ गए। उन्होंने कहा हमारे वहाँ ऐसा नहीं है, हमारे वहाँ तो जो एक बार आ गया वो परिवार की तरह से रहता है। और भारतीय जनता पार्टी के जो कार्य हैं, उनके नेतृत्व के कार्य हैं, हमारे आपको पता है मोदी जी, धामी जी समेत सारे लोग उनसे प्रभावित होके आपके जमीर ने कहा कि मैं कांग्रेस में ज्यादा दिन नहीं रहूंगा, मैं पुनर्वापसी करूंगा। और आज आ गए हैं। कम से कम 2 दर्जन लोगों ने आज उनके साथ भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है। तो होता ना, घर आ जाओ, सुकून के साथ सो जाता है, नींद आती है बढ़िया वाली, वो नींद बढ़िया वाले आने वाली है। महाकुंभ का समय है,
और इसके बाद चुनाव के बाद गंगा स्नान करने जाऊंगा। और जो भी मुझसे गलती हुई है, मैंने कहा कि मैं राजनीति का विद्यार्थी हूँ और राजनीति के विद्यार्थी होने के नाते जो भी मुझसे गलती हुई, मैं अपने परिवार से दूर रहा, इसका मुझे प्रायश्चित है। और ऐसा नहीं कि कांग्रेस ने मुझे सम्मान नहीं दिया, कांग्रेस ने मुझे अपने परिवार की तरह सम्मान दिया। मैं सबका आभारी भी हूँ, लेकिन बस वही बात है कि मैं गलत बस में चढ़ गया था। आज मुझे अपनी जो बस है फिर से मिल गई है, मैं उसमें अपने परिवार के साथ वापस आ जाऊँ। आज आदरणीय सोनम भट्ट जी, जो स्वर्गीय इंदिरा जी के प्रतिनिधि थे हल्द्वानी शहर में, और प्रकाश मिश्रा जी जो इंटक के जिलाध्यक्ष हैं, श्रीमान मोहन उपाध्याय जी जो पहले प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं, सभी लोग, और रोहित पवार जी जो वाल्मीकि समाज से आते हैं, ये सब लोग आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हैं। उनके नेतृत्व में लगभग 2 दर्जन से ज़्यादा लोग पार्टी में शामिल हैं। मैं सबका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और उनको धन्यवाद भी देता हूँ कि उन्होंने ऐसे समय में मेरे साथ खड़े होने का निर्णय लिया है जब चुनाव चल रहे हैं। कांग्रेस से नगर पंचायत लालकुआं अध्यक्ष प्रत्याशी डॉक्टर अस्मिता मिश्रा ने अपने चुनाव प्रचार अभियान को तेज गति देनी शुरू कर दी है। वार्ड नंबर 6 रेलवे बाजार क्षेत्र का उन्होंने भ्रमण किया है और अपने पक्ष में मतदान की अपील करते हुए आशीर्वाद लिया है। अपने चुनावी अभियान को तीव्र गति देते हुए उन्होंने नगर के अनेक वार्डों का भ्रमण किया है और मतदाताओं को अपनी प्राथमिकता भी बताई है। इस दौरान उनके साथ कांग्रेसी कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद रहे हैं, जिन्होंने डॉक्टर अस्मिता के समर्थन में नारे लगाए। पर सारे वार्ड में 1 से लेकर 7 तक सारे वार्ड में घूम चुकी हूँ, घर के अंदर जा चुकी हूँ मैं। और सबसे पहले जो प्रमुख समस्या है, अगर हम वार्ड नंबर 1 से शुरू करें तो जो 100 कमरे बने हुए हैं वो सब उनकी छतें टपक गई हैं और पूरी सीढ़ियाँ टूटी हुई हैं और उनको पेंटिंग है, तो उसका हम जीर्णोद्धार करेंगे। और सामने उसके जस्ट सामने स्लम एरिया है जिसमें बहुत गरीब लोग रह रहे हैं, तो उन्हें हम देखेंगे कैसे व्यवस्था करके उनके लिए घर बना के हम दे सकते हैं। फिर हम वहाँ हॉट बाजार कहीं वहीं वार्ड नंबर 1 के हॉट बाजार बना के नीचे बेसमेंट में पार्किंग करके ऊपर सब्जियों का जो भी है पूरा मार्केट वो व्यवस्था वो भी कराई जाएगी। और जो पुराने मुद्दे हमारे चले आ रहे हैं, विस्तारीकरण का, जो शहर का हमारे लालकुआं का पंचायत का, इसका विस्तारीकरण ताकि हम इसे नगर पालिका बना सकें, तो हाथी खाना और बजरी कंपनी और ये सब लेके हम इसको एक्सपेंड करेंगे अपना एरिया। और ट्रैफिक की बहुत यहाँ समस्या है, तो यहाँ मुख्य बाजार से ही होते हुए सारे लोग टूरिस्ट लोग जाते हैं, तो उनके लिए बाईपास की व्यवस्था की जाएगी ताकि बाईपास होके वो अलग से निकल जाए और हमारे शहर पे ज्यादा लोड ना पड़े। तो इस चीज का भी हम ध्यान करेंगे। रामनगर नगरपालिका अध्यक्ष पद पर निर्दलीय प्रत्याशी नरेंद्र शर्मा ने अपने चुनावी कार्यालय पर आयोजित पत्रकार वार्ता में चुनाव प्रचार के दौरान एक युवक के द्वारा की गई उनसे अभद्रता पर नाराजगी जाहिर की। इस घटना के लिए भाजपा को उन्होंने जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में सभी को चुनाव लड़ने के साथ ही जनता से समर्थन लेने का पूरा अधिकार है। उन्होंने कहा कि बीते दिवस में अपना चुनाव प्रचार कर रहे थे, वो किसी व्यक्ति ने उनके सामने आकर उनके द्वारा उससे भी अपने पक्ष में मतदान करने की अपील की है। इसके बाद फिर एक हमला और कल मेरे साथ, जब मैं चुनाव प्रचार में था, मेरे साथ मेरे समर्थक सभी वहां थे, तो एक व्यक्ति मेरे सामने आता है और उसने मास्क पहना हुआ था और वो जो है उससे मैंने वोट मांगे। मुझे पता नहीं था, मैंने तो उसको आम नागरिक समझा, मैंने उससे वोट मांगा तो उसने मेरे साथ अभद्रता की और मेरे से अभद्र भाषा का उपयोग किया और अपने को जो है उसने भाजपा का समर्थक बताया। इस प्रकार से जो उसने मेरा गला पकड़ने का प्रयास किया, मैंने छुड़ाया उसको। बाद में मैंने उसको जब कहा कि मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ, तब वह डर के मारे एक जने को फिर गाड़ी में अपने बैठा कर वहां से निकल लिया। तो ये लोकतंत्र पे हमला है। मैं रामनगर की जनता से कहना चाहता हूँ, जब ऐसा वातावरण अभी से करा जा रहा है, तो अगर आपने इनको मत दे दिया तो आने वाले समय में इससे भी भयंकर परेशानियों का सामना आज तो मुझे करना पड़ रहा है, कल पूरे रामनगर की जनता को करना पड़ेगा।
राजधानी देहरादून में 9वें आर्म फोर्स वेटरन्स डे पर राज्यपाल गुरमीत सिंह और सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने देश के लिए अपनी कुर्बानी देने वाले वीर सैनिकों को नमन किया है। आपको बता दें कि वर्ष 2016 से हर साल 14 जनवरी को भारतीय सशस्त्र सेनाओं का वेटरन्स डे मनाया जाता है। इस दिन 1953 में भारतीय सेना के पहले भारतीय कमांडर इन चीफ जनरल फील्ड मार्शल KM करियप्पा औपचारिक रूप से सेवानिवृत्त हुए थे और एक भूतपूर्व सैनिक यानी कि वेटरन बन गए थे। वेटरन डे पर राजधानी देहरादून स्थित शौर्य स्थल पर राज्यपाल, सैनिक कल्याण मंत्री और तीनों सेनाओं के अधिकारियों ने शौर्य स्थल पर पुष्प चक्र अर्पित कर शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि दी है। आज 9th आर्म्ड फोर्सेस वेटरन्स डे है। बहुत ही खुशी है और कल हमारा 77th आर्मी डे होगा। आज हम सब ने मिलकर अपने मार्टियर्स को, अपने शहीदों को, उनकी सुप्रीम सेक्रीफाइस, उनके बलिदान को आज ट्रिब्यूट किया है, जो शौर्य स्मारक के ऊपर में सबने मिलकर। इसके बाद में हम वेटरन्स की एक मार्च पास्ट देखना चाहते हैं। मुझे यहाँ एक अलग ही एक वाइब्रेशन, एक साहस, शौर्य, एक जज्बा, वो ऐसा फील हो रहा है, क्योंकि हमारे हर एक जवान के अंदर में, हर एक वेटरन के अंदर में राष्ट्र के लिए क्या करें, राष्ट्र निर्माण के लिए, और अपने जो हमको जिम्मेवारी दी जाती हैं, नेशन फर्स्ट, सोवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, उसके लिए हम अपने प्रोफेशनलिज्म से क्या करें। मैं आज के दिन में हर एक आर्म्ड फोर्सेस के सैनिक को, नौ सैनिक को, वायु सैनिक को आज के दिन की बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। देखिए, आज 9वां आर्म फोर्सेस वेटरन डे हम लोगों ने यहाँ पर मनाया है। कल 77वां 77 वेटरन डे हम मनाने जा रहे हैं और आज माननीय राज्यपाल, सेना के सभी अधिकारियों द्वारा भारत माता के उन अमर सपूतों को श्रद्धांजलि दी है, जिनकी वजह से आज हम यहाँ सुरक्षित हैं। और हमारी सरकार लगातार सैनिकों के कल्याण के लिए काम कर रही है। देश की सेना का 17.5% की पूर्ति हमारा छोटा सा राज्य करता है। यहाँ का जवान देश की सीमा पर जाकर देश की रक्षा करना चाहता है। उनके सम्मान में एक विशाल सैन्य धाम जो लगभग बनकर तैयार हो गया है, अगले महीने यहाँ की वीर माताओं को, वीर नारियों को, यहाँ की जनता को हम समर्पित करेंगे। नैनीताल जिले के रामनगर में पुलिस और प्रशासन ने संयुक्त रूप से नेशनल हाईवे 309 रामनगर काशीपुर मार्ग पीरूमदारा की हिम्मतपुर ब्लॉक में स्थित सड़क किनारे बनी एक मजार को सुबह ही तोड़ने की कार्रवाई शुरू कर दी थी। इस दौरान मौके पर भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात रहा था। बता दें कि NH विभाग के द्वारा इस मजार को हटाने को लेकर पूर्व में नोटिस भी दिया गया था, लेकिन यहां मजार नहीं हटाई गई थी, जिस दौरान आज ये कार्रवाई करते हुए इस मजार का ध्वस्तीकरण किया गया है। हिम्मतपुर ब्लॉक में नेशनल हाईवे 309 की भूमि पर अवैध मजार निर्मित थी, जिसमें पूर्व में भी NH के द्वारा नोटिस दिए गए थे। नोटिस देने के बावजूद उनके द्वारा नहीं हटाया गया था, तो आज NH के द्वारा इसमें हटाने की कार्रवाई की गई, जिस हटाने की कार्रवाई में स्थानीय पुलिस एवं प्रशासन साथ में है। इसके अलावा एक और मजार संज्ञान में आई है, जिसको भी नोटिस दिया जा रहा है। उसमें भी अगर समय के अंतर्गत उनके द्वारा स्वयं नहीं हटाया जाता है, उसको भी फिर NH की टीम के द्वारा हटाया जाए। जी, वो भी वही स्थित है, वो भी NH में स्थित है, वो बसई में स्थित है। औद्योगिक क्षेत्र स्थित एवरून फार्मास्यूटिकल कंपनी में ड्रग विभाग ने रूटीन चेकिंग के दौरान बड़ी कार्रवाई की है। ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती के नेतृत्व में की गई इस जांच में कंपनी में कई गंभीर अनियमितताएं पाई गई हैं। इसके बाद विभाग ने कंपनी में चल रहे सभी कार्यों को तत्काल बंद कराने के आदेश दिए हैं। बता दें कि दवाइयों के कई सैंपल मौके से जब्त किए गए हैं, जिन्हें विस्तृत जांच के लिए भेजा गया है। ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती ने बताया है कि विभाग समय समय पर इस तरह की रूटीन चेकिंग करता है ताकि दवाइयों की गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके।
आज मेरे द्वारा ये बादराबाद में एक कंपनी है युवारोन करके, यहाँ पर कुछ मेरे पास शिकायतें मिली हुई थी और कि यहाँ पे जो है नियमों का पालन नहीं किया जा रहा। आज औचक निरीक्षण किया गया और पाया गया कि कंपनी में जो वर्कर्स हैं वो सारे नॉन टेक्निकल हैं, कोई भी केमिस्ट नहीं है और प्रोडक्शन और टेस्टिंग कुछ भी जो है वो नियमों के अनुसार नहीं हो रहा है। और जो मालिक है वो मालिक फ़िलहाल यहाँ पे है नहीं। लाइसेंस हालांकि जो है मुझे प्रस्तुत किया गया है इसका, बट जो भी यहाँ पे दवाइयाँ बन रही है उनसे रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंट इनके द्वारा अभी प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। और पानी की जो पानी यहाँ पर जितना भी पानी चाहिए होता है स्टेबिलिटी दवाइयों की और टेस्टिंग एंड जो रॉ मटेरियल होता है उसके लिए कोई भी नियम्स नहीं है, कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है, प्रॉपर तरीके से दवाइयों की मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही है। फिलहाल जो है कंपनी मेरे द्वारा जो है स्टॉप प्रोडक्शन कराया जाएगा और इसके द्वारा जो है जो दवाइयाँ बनाई जा रही है उनके अप्रूवल मांगने के लिए इसे नोटिस दिया जाएगा कि इसके पास अप्रूवल है कि नहीं है। अभी उत्तराखंड में निकाय चुनाव के लिए 23 दिसंबर को आदर्श आचार संहिता लागू हुई थी, जिसका सख्ती से पालन कराने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने पुलिस विभाग और आबकारी विभाग की टीम की प्रदेश भर में तैनाती की थी, जिसके चलते आदर्श आचार संहिता लागू होने के 3 हफ्तों के भीतर 11 करोड़ से ज्यादा की 241 किलोग्राम 215 ग्राम नारकोटिक्स और 71 लाख रुपए से ज्यादा की शराब जब्त की जा चुकी है, जिसमें सबसे ज्यादा जब्ती ऊधम सिंह नगर में हुई है, जहां 5 करोड़ 84 लाख की नारकोटिक्स और शराब जब्त की गई है, जबकि दूसरे नंबर पर बागेश्वर है, जहां 31 लाख रुपए से ज्यादा की नारकोटिक्स और शराब पर जब्ती की कार्रवाई की गई है। पुलिस विभाग को और आबकारी विभाग को निर्देश दिए गए थे कि स्टेट नोडल भी पुलिस और एक्साइज के वो लोग नॉमिनेट कर लें और रैंडम तरीके से भी जो है इसकी जांच और जो जब्ती इत्यादि की कार्रवाइयाँ होती हैं वो समय समय पर होती रहें, ताकि जो इलीगल एंड करप्ट प्रैक्टिसेस जो निर्वाचन के दौरान होती हैं उस पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सके। और अगर मैं आंकड़ों की बात करूं तो अभी तक के जो आंकड़े बता रहे हैं वो ये हैं कि 71,28,000 रुपए की, अगर मैं लागत की बात करूं तो इतने लागत की जो है अवैध शराब जो है पुलिस और आबकारी विभाग द्वारा सीज की गई है, जब्ती की गई है। और अगर नारकोटिक्स की बात की जाए तो ये अमाउंट हमारा 11 करोड़ प्लस का है, जो अभी तक पुलिस के द्वारा जो है सीजर किया गया है। और समय समय पर जो है इस प्रकार के चेकिंग अभियान चलते रहेंगे। उत्तराखंड में 15 जनवरी के बाद एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदलेगा। मौसम विभाग ने 15 जनवरी की रात से प्रदेश भर में बादल छाए रहने की पूर्वानुमान जताए हैं। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया है कि 16 जनवरी से प्रदेश के मैदानी इलाकों समेत पर्वतीय जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होगी, जबकि 3000 से अधिक ऊंचाई वाले पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी के आसार बन रहे हैं। उन्होंने बताया कि 14 और 15 जनवरी को मौसम साफ रहेगा, लेकिन 15 की रात से मौसम में बदलाव होने की संभावना है। मकर संक्रांति पर्व पर देश भर के अलग अलग राज्यों से श्रद्धालु धर्मनगरी हरिद्वार की हर की पौड़ी पर पहुंचकर मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाने के लिए, साथ ही घर में सुख शांति, देश भर में आपस में भाईचारा बना रहे, इसकी कामना कर रहे हैं। साल के पहले स्नान मकर संक्रांति के अवसर पर दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, बिजनौर, उत्तर प्रदेश, नेपाल, उत्तराखंड के साथ ही अन्य राज्यों से भी श्रद्धालु हरिद्वार की हर की पौड़ी पर पहुंचकर मां गंगा में सुबह से स्नान कर दान पुण्य भी कर रहे हैं। कहा जाता है कि इस दिन गंगा में स्नान करने के साथ ही दान पुण्य का एक बड़ा महत्व माना गया है। आज हम इस पावन पवित्र दिन पे मां गंगा के स्नान के लिए आए हैं। आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। हर हर गंगे, जय महाकाल, जय मेरे भोले। कितना उत्साह है स्नान को लेकर? बहुत ज्यादा, कि ठंड का भी पता नहीं चल रहा है, बहुत मजा आ रहा है। इतने सारे श्रद्धालु यहाँ पे आए हुए हैं,
मतलब भक्ति है, श्रद्धा है, और यही भक्ति और श्रद्धा बनी रहे। और ऐसे हमारे प्रयागराज में भी चल रहा है आजकल महाकुंभ के कारण, और बहुत ही अच्छा लग रहा है कि हमारी ये पवित्र जो भूमि है, भारत भूमि, उसमें इतना उत्साह है। और भगवान की कृपा हम सब पे बनी रहे और आप पे भी। जय मेरे महाकाल, जय माँ गंगे। बहुत अच्छा लगा, जन सैलाब देख के बहुत अच्छा लग रहा है। इनको देख करके और ज्यादा साहस आ रहा है नहाने का। क्या मांगा गंगा? घर परिवार की संपन्नता और क्या। अच्छा, कितना है, कितना भीड़ है स्नान को लेकर? बहुत भीड़ है, अथा सुबह 4 बजे से चला हुआ है मेला। स्नान चल रहा है। सरकारी सिंचाई विभाग टिहरी पुनर्वास परियोजना की पट्टी की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा जमाकर किसानों के रास्ते बंद करने और रास्ता खोलने की एवज में प्रतिष्ठित संस्थान के कर्मचारी के द्वारा मोटी रकम मांगने पर परेशान किसान एक बड़े संस्थान के कर्मचारी ने रौब गालिब कर बंद कर दिया है। रास्ता पट्टी पर अवैध कब्जा किया है। किसानों को खेत खलिहानों में पहुंचने में परेशानी हुई है। विकासखंड बहादुराबाद के पुरनपुर साल्हापुर गांव में सरकारी सिंचाई विभाग टिहरी पुनर्वास परियोजना की पट्टे की जमीन पर गांव के ही एक बड़े संस्थान के कर्मचारी ने सालों से अवैध कब्जा कर रखा है और पूरे तरीके से अवैध कब्जा कर बंद किए गए रास्ते से किसानों का आवागमन प्रभावित हो रहा है। जो है पैसे डिमांड करता है, और ये श्याम कुमार सनोप बिंदर सिंह, इसने जो है ना एक पट्टे पर अवैध कब्जा कर रखा है। हम पूर्णपुर के वासी हैं, हम सारे किसान हैं, और इसने हम सब का जीवन नष्ट कर रखा है। इसने जो है जब भी हम रास्ता खोलते हैं तब हम सब पैसों की डिमांड करता है, और पैसे यूँ कहता है मेरे 20-30 लाख रुपए मुझे दो तब मैं यहाँ को जाने दूंगा, नहीं तो जो है ना यहाँ से जाने नहीं दूंगा। और रास्ता है हमारे पहले से चलते रास्ते आ रहे हैं, हमारे 4 रास्ते हैं, इन्होंने एक भी रास्ता हमको सही रूप से नहीं चलने देता। और जब भी हम रास्ता चलते हैं तब हमसे जो है ना हमारे साथ में लड़ाई करता है और पैसे की डिमांड करता है, मुझे 20-30 लाख रुपए दो और तब मैं यहाँ को। उत्तरायण में कार्तिक माह में मनाया जाने वाला त्योहार घुघुती उत्तराखंड का प्रमुख त्योहार है। इस त्योहार को बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। इस अवसर पर हल्द्वानी में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई है, जिसमें सभी धर्मों के लोग एक साथ नजर आए हैं। कई तरह की झांकियां निकालकर उत्तराखंड की संस्कृति को दर्शाया गया है। नीम करोली बाबा की झांकी आकर्षण का केंद्र रही है। इस झांकी को देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ देखी गई है। भव्य शोभा यात्रा का जगह जगह फूलों और मालाओं से स्वागत भी किया गया है। बहुत बड़ा राजनीतिक दल भी है, मुझे यहाँ से मौका मिला है। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि ये जो इलेक्शन है ये अब जनता लड़ा है, ये पार्टीगत इलेक्शन होके नहीं रहेगा, जनता लड़ा है। और मैंने कई बार देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, क्षेत्रवासियों को बधाई देता हूँ, मकर संक्रांति की शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। और जो हमारे पर्वतीय सांस्कृतिक उत्थान मंच से 1982 से ये शोभा यात्रा निकल रही है गोलजू देवता की, और ये पूरे हमारे हल्द्वानी शहर में घूमती है। जगह जगह इस पर पंडाल लगाए जाते हैं, लोग फल बांटते हैं, पानी बांटते हैं, पूरी हलवा बांटते हैं। तो यही ऐसे चलते हुआ है, बचपन से हम ये देखते हुए आए हैं। पहले हाथी घोड़े सब चलते थे, अब वो चीज़ें कम हो गई। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें जन टीवी। नमस्कार।